हेलो बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स के अंतिम चैप्टर भारत में खाद्य सुरक्षा के दूसरे भाग में हैं। पहले भाग में आपने देखा कि खाद्य सुरक्षा है क्या, भूखमरी और विभिन्न स्थितियों में खाद्य सुरक्षा किस तरह से संरक्षित की जाती है, ये आज हम देखेंगे। तो भारत में खाद्य सुरक्षा की क्या स्थिति है, इसे हम ये जान सकते हैं कि हरित क्रांति जब भी हुई, यानी कि 1970 के दशक में जब हरित क्रांति हुई, उसके बाद से भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ा, खाद्य की कभी किल्लत नहीं हुई, खास के गेहूं और चावल में एक क्रांति की तरह आई। उसके बाद हम इसमें देख रहे हैं कि इसके दो घटक होते हैं। दो घटक क्या क्या है? एक है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक क्या होता है? जब किसानों द्वारा उपजाए गए अन्न का जो अतिरिक्त भाग होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉक कर लेते हैं। स्टॉक करके ये भारतीय खाद्य निगम जो अनाज का भंडार है, सरकारी अनाज भंडार है, उसमें क्या किया जाता है, उसमें ये स्टॉक किया जाता है। और ये न्यूनतम समर्थन कीमत पर या घोषित कीमत, यानी कि जब किसान जब फसल लगाते हैं उसके पहले ही उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है कि ये इतना रुपए क्विंटल आपके गेहूं का मूल्य होगा या चावल का मूल्य होगा, जो भी है उसके अनुसार आपको दर दी जाएगी। भले अगर वो अच्छी फसल ना हो तो भी सरकार उस मूल्य को जो होती है उसको देती है। तो ये बफर स्टॉक में क्या होता है, भारतीय खाद्य निगम क्या करता है, अपना स्टॉक करता है न्यूनतम समर्थन कीमत से किसानों द्वारा मंडियों से जो भी अनाज है उसको खरीद लिया जाता है। और निर्गम कीमत ये गरीब वर्ग के लिए होती है कि न्यूनतम समर्थन कीमत ये राशन की दुकानों में दी जाती है। जो 1 रुपया 2 रुपया प्रति किलो गेहूं चावल मिलता है, ये भी सरकार द्वारा निर्धारित होती है। तो ये निर्गम कीमत पर प्रोवाइड की जाती है वो अनाज। उसके बाद हम देखते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिर्फ बफर स्टॉक होने से नहीं होता है, इसे क्या करते हैं, वितरण किया जाता है। वितरण किसमें? राशन की दुकानों में। तो देश भर में अभी लगभग कितने वर्तमान स्थिति में राशन की दुकानें हैं? लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं, जिसे उचित दर मूल्य की दुकानें कही जाती है, फेयर प्राइस शॉप। इसमें क्या होते हैं, अनुबंधित मात्रा में जैसे 35 किलो अनाज, चीनी, केरोसिन 5 लीटर, चीनी 5 किलो, इस तरह से प्रदान की जाती है। तो ये क्या सिस्टम है? पहला तो है ये बफर स्टॉक कर लिया और उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा लोगों को प्रोवाइड किया गया। इस तरह से गरीबों तक हम खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि राशन कार्ड भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है अंत्योदय कार्ड, जो गरीबों में भी सबसे ज्यादा जो निर्धन है उनके लिए होता है। उसके बाद है बीपीएल कार्ड, जो बीपीएल मतलब गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं उनके लिए कार्ड होता है। और एपीएल कार्ड यानी अबव पॉवर्टी लाइन कार्ड, जो गरीबी रेखा से ऊपर के लोग हैं उनके लिए कार्ड होता है। आप ये जानिए कि राशन की व्यवस्था भारत में कब से शुरू हुई? 1940 के दशक में भारत में जब बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, तो उसके बाद से राशन की व्यवस्था की गई। और उसके बाद 1975 में आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वगैरह जो चलाई गई, उसमें भी उसके अलावा 1977-78 में काम के बदले अनाज, ये भी स्कीम चलाई गई। राशनिंग व्यवस्था, आईसीडीएस प्रोग्राम और काम के बदले अनाज, ये तीनों जो व्यवस्था लागू की गई, इससे क्या हुआ, खाद्य सुरक्षा में लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिली। उसके अलावा 1970 के दशक में जो खाद्य सुरक्षा का प्रोग्राम चलाया गया, उसको आगे बढ़ाते हुए 2013 में एक खाद्य सुरक्षा क्या बन गया, अधिनियम बना दिया गया। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण इलाके में और 50% जो है शहरी इलाके में, यहाँ क्या किया गया, लोगों को चिन्हित किया गया कि ये लोग हैं, इन्हें खाद्यान्न सुरक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए। उसके अलावा 1992 ईस्वी तक क्या थी, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी, उसमें सभी लोगों के लिए एक ही तरह का कार्ड था, सब लोगों को बराबर ही राशन मिलता था, जिसके जैसे परिवार है उसके अनुसार राशन मिलता था। लेकिन 1992 ईस्वी में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई, और इसको क्या कहते हैं, आरपीडीएस, यानी कि रिवाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें देश के 1700 जो पिछड़े ब्लॉक हैं उसको चिन्हित किया गया, और वहां पे क्या किया गया, 20 केजी के हिसाब से अनाज का वितरण जो चिन्हित परिवार है उनको दिया गया। उसके अलावा 1997 में क्या हुआ, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि टारगेटेड
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो 1997 में लागू की गई। इसमें क्या हुआ कि 35 किलोग्राम अनाज का वितरण किया गया। लगभग 35 किलो अनाज का वितरण किया जा रहा था। उसके अलावा 2000 में अंत्योदय योजना, जिसमें 35 किलोग्राम चावल प्रोवाइड किया जाता था गरीबों में भी, जो सबसे गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए अंत्योदय अन्न योजना चलाई गई। उसके अलावा अन्नपूर्णा योजना, इसमें जो है सीनियर सिटीजन यानी कि जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए भी 2000 ईस्वी में मुफ्त 10 किलोग्राम चावल को प्रोवाइड किया गया। इस तरह से विभिन्न योजनाएं जो हैं हमारी सरकार द्वारा चलाई गई। ये केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की समन्वित जो है एफर्ट या प्रयास से ये संभव हुआ। आप 2014 के आंकड़े में देख सकते हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम के में अनाज का भंडार कितना था, 65.2 करोड़ टन था, है ना, बफर स्टॉक था। और एनएसएसओ के जो आंकड़े हैं इसमें नंबर 558, इसके जो 558, इसमें आंकड़े जो बताते हैं कि चावल की खपत में है ये क्या हुई, बहुत ज्यादा अभी कमी हुई है, और गेहूं की खपत में दुगनी वृद्धि हुई है। यानी कि आप देख सकते हैं कि लोगों का फूड हैबिट भी चेंज हुआ है। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि 2004-05 में आप देख सकते हैं 6.38 पर केजी जो गेहूं का चावल का खपत था, वो 2011-12 में ये कितना हो गया, 2011-12 में ये 4.49 केजी के लगभग हो गया। अब आप देख सकते हैं ये बफर स्टॉक हमारे पास कितना है। बफर स्टॉक यही क्या है, ये आपका बफर नॉर्म्स होना चाहिए, मतलब इतना खाद्य भंडार है यानी कि हमारे लिए सफिशिएंट है। तो ये 2018 के आंकड़े हैं एफसीआई के, जो 1 जुलाई 2017 से जो मापे गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक के क्या आंकड़े हैं, मतलब इतना बफर स्टॉक होना चाहिए नॉर्म्स के अनुसार, लेकिन हमारे पास उससे बहुत अधिक है। और ये वास्तविक जो बफर है ये 542 करोड़ टन है, ये सफिशिएंट हो सकता है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका है। अभी तक आपने देखा कि गवर्नमेंट बहुत तरह से इनिशिएटिव कर रही है, विभिन्न तरह की योजनाएं चला रही है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या फिर बफर स्टॉक में अपना माल स्टॉक करने के लिए ये कर रही है, जिम्मेदारी निभा रही है। लेकिन हम इसमें देख रहे हैं सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका है। सहकारी समिति आप जानते हैं कि लोगों के एक जगह जमा होने से लोग, सहकारी गांव के लोग हैं या फिर एक कस्बे के लोग खुद से मिलकर के सहकारी समितियां बनाते हैं। तो तमिलनाडु में जो 94% या 94% जो राशन की दुकानें हैं वो किनके सहयोग से चलाई जाती है, सहकारी समितियों के सहयोग से चलाई जाती है। और दिल्ली में मदर डेली भी जो है ये दूध और सब्जी वगैरह का वितरण उचित मूल्य पे करती है, जिससे वहाँ पे भी लोगों को बहुत लाभ पहुँचता है। उसके अलावा गुजरात में अमूल का ब्रांड जो बहुत फेमस है, अमूल के बहुत सारे उत्पाद आते हैं, चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये सब सहकारी जो समितियां हैं उनकी पहल के अनुसार होता है। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी एकेडमिक ऑफ डेवलपमेंटल साइंस या एडीएस, इसके एफर्ट से क्या बनाया गया है, एक अनाज बैंक की स्थापना की गई है, एक जिसके गैर सरकारी संगठन की सहायता से एक नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिससे जो वंचित लोग हैं उनके पास अनाज की उपलब्धता मौजूद हो सके। तो जहां राशन की दुकानें नहीं भी हैं तो ये अनाज बैंक उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। आप पीडीएस सिस्टम में ये देख सकते हैं कि ये इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि किसानों को उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाता है, एक निर्गम कीमत से जो गरीब हैं उनको उचित मात्रा में आपको अनाज मिल जाता है, पौष्टिक अनाज मिल जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है पीडीएस सिस्टम में बहुत सारी खामियां भी आई हैं, जैसे अनाज ओवर स्टॉक हो जाता है और जो चूहे हैं या फिर कीड़े मकोड़े हैं इनसे बचाने के लिए बहुत कम ज़्यादा इसका मतलब संरक्षण किया जाता है। उसके अलावा भी इसमें एक और भी शिकायत आती है कि ये जो है आपकी जो पब्लिक डीलिंग है ये गरीबों तक पहुंचने की जगह वो मार्केट में चली जाती है, जो काला बाजारी के थ्रू मार्केट में चली जाती है। लेकिन इन सब की कमियों के बावजूद भी पीडीएस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सफल रहा है गरीबी और भूखमरी मिटाने में। इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न तरह की योजनाओं से हमारी सरकार भारत में खाद्य सुरक्षा लागू कर सकती है।